हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे येस बैंक लिमिटेड को। येस बैंक लिमिटेड जो है बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है मार्केट का, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है। बहुत लोगों को इससे यही उम्मीद है कि ये बैंक का जो प्राइस है स्टॉक का 26 रुपए का है, तो हो सकता है 260 हो जाए। किसी ने अगर नीचे 12 रुपए 14 रुपए पे खरीदा, उनको लगता है कि 140 या 280 या 500 रुपए तक अगर स्टॉक चला गया तो मल्टीपैक का रिटर्न्स लोग बना लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है इसका एनालिसिस पूरा डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ में। क्वार्टर 4 के नंबर्स आए हैं, इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने सुनी है 1 घंटे की। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या बातें हुई हैं, मैनेजमेंट का क्या व्यू है, क्या गाइडेंस है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, वो मैं आपको बताऊंगा। वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करें, तब कोई डिसीजन ले इसके अंदर। मेरी सिर्फ इतनी ही कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दे पाऊँ इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल, इनकी प्रेजेंटेशन, इनके चार्ट के एक एनालिसिस के बेसिस पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा इसके Q4 के नंबर्स को डिस्कस करते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आया हैगा। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का Q4 का नेट प्रॉफिट, मतलब ये जो कंपनी ने डायरेक्टली जो प्रॉफिट कमाया, ठीक है, रेवेन्यू की बात नहीं हो रही, रेवेन्यू ऊपर है। प्रॉफिट जो है 467 का आया हैगा और प्रॉफिट इतना शानदार है कि 123% की ग्रोथ यहाँ पे दिखा दी हैगी। मतलब कि यहाँ पे 206 किया था पिछले मार्च में, इस बार 467 किया है, बहुत शानदार ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 95% है, मतलब कि यहाँ पे 243 और यहाँ पे 467, शानदार। नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 2.4% है, स्टेडी है। आरओए की बात अगर हम करें, रिटर्न ऑन एसेट, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए कि बैंक ने कितना पैसा मार्केट में लगा के कितना पैसा कमाया। क्योंकि बैंक जो है ना, बहुत पैसा मार्केट से उठाता है, लोन पे लेता है, आगे फिर बाकी लोगों को लोन पर देता है, तो उसमें जो एक 1%, 2%, 5% जो मार्जिन कमाता है, उसके बाद उसकी बैलेंस शीट क्योंकि इतनी हैवी हो जाती है, तो इसीलिए उसको रिटर्न ऑन एसेट देखना बहुत ज़रूरी है। तो 0.5% इन्होंने इस बार किया है, पिछले क्वार्टर के अंदर 0.2% था। मतलब कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट इन्होंने यहाँ पर दिखाई है कि अपनी आरओए के अंदर। कुछ इनको नॉन कोर इनकम्स भी आई है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आप बैलेंस शीट की बात करेंगे तो 4 लाख करोड़ की बैलेंस शीट हो चुकी है। काफ़ी हेल्दी बैलेंस शीट इनकी हो चुकी है, मतलब कि ऑफ कोर्स हेल्दी इन द सेंस, अगर आप पास्ट से कंपेयर करेंगे, जब बैंक में प्रॉब्लम हुई 2020 के अंदर, फिर रीस्ट्रक्चरिंग है, उसके बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट्स करे हैं इन्होंने। उसके एंगल से इनकी कासा बुक इंप्रूव हो रही है, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जो पैसा आ रहा है, वो काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। और बात करें अगर इनकी एनपीएस की, और एनपीए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले बात करते हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा है, इसको पहले समझाता हूँ मैं आपको कि मैनेजमेंट सीधा प्रॉफिट की बात कर रहा है, रेवेन्यू की बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हाईलाइट में देना था तो रेवेन्यू देते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर कभी अगर आर्टिकल छपेगा तो यही छपेगा कि येस बैंक का प्रॉफिट 123% बढ़ गया, लेकिन रेवेन्यू कितना बढ़ा ये तो बताओ। तो रेवेन्यू जो है 7458 का आएगा। और यहाँ पे अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे, डेफिनिटली यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ है, लगभग 20% की ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने अपने रेवेन्यू में करी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो लगभग 7-8% की ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे करी है दिसंबर टू मार्च के क्वार्टर के अंदर। और खर्चे अगर आप देखोगे, इंटरेस्ट इंटरेस्ट एक खर्चा है बैंक के लिए, क्योंकि अगर आप एफडी कराते हो बैंक में तो आपको ब्याज मिलता है, लेकिन उस एफडी के पैसे से बैंक आगे लोन देता हैगा। तो जो ब्याज आपको मिल रहा है वो बैंक के लिए खर्चा आएगा। बैंक अगर कोई बॉन्ड ले रहा है, कोई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से अगर पैसा उठा रहा है या किसी बैंक से दूसरे से पैसा ले रहा है, उसको ब्याज देना पड़ता है, उसके लिए खर्चा है। तो खर्चा कितना हुआ? 5300 का। एक्सपेंसेस मतलब कि एम्प्लॉइज़ कितने हैं, ब्रांचेस कितनी है, उनका खर्चा कितना हुआ? 3340 करोड़। नेट-नेट बैंक जितना कमा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है उसके खर्चों को निकालने के लिए। खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, ठीक है? तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है 16% पे। लेकिन प्रॉफिट इतना कैसे हुआ? प्रॉफिट हुआ, बैंक के पास अदर इनकम है। अदर इनकम कहाँ से आ रही है? अदर इनकम नॉन कोर से आ रही है। नॉन कोर मतलब कि एक ऐसी कमाई जो कि बैंक के कोर में नहीं आती। मतलब बैंक की कोर इनकम क्या है? ब्याज कमाना, इंटरेस्ट, फीस कमाना, ठीक है? जो चार्जेस कमाते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर कमाते हैं, या फिर अगर आप कोई चेक बाउंस हो जाए या कोई प्रोसेसिंग करिए, एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए, ठीक है? ट्रांज़ैक्शंस करिए, उसके जो चार्जेस होते हैं, बैंक वहाँ से पैसा कमाता है। लेकिन नॉन कोर क्या हो गया? टैक्स रिफंड। अब टैक्स रिफंड अगर आ भी गया आपके पास, तो वो बार-बार तो नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। और यहाँ पे -4% अगर आपने टैक्स नहीं भरा, कुछ पैसा वापस आ गया, वो यहाँ पे ऐड हो गया। दूसरी चीज़, आपके पास कुछ पुराने पैसा था, जो आपने बैंक ने अपने कस्टमर से रिकवर नहीं किया था, कस्टमर ने वो पैसा नहीं पे किया था, वो लोन जो है अपनी बैलेंस शीट से राइट ऑफ किया, क्योंकि वो एनपीए हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन बैंक बाद में भी अपने कस्टमर्स को चेज़ करता रहता है, कुछ-कुछ पैसा रिकवर करता रहता है। तो उसी के अंदर से कुछ पैसा बैंक ने रिकवर किया इस क्वार्टर के अंदर भी, और वो इसमें ऐड हो गया है। नेट-नेट वो पैसा ऐड होने के बाद में, टैक्स का रिफंड आने के बाद में, बैंक को 451 करोड़ रुपीज़ पीबीटी मिला, टैक्स नहीं भरा, और यहाँ पे 467 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। और ये 467 करोड़ यहाँ पे दिख रहेगा, बट क्या ये अगली बार भी आएगा? तो देखो, उसको एनालिसिस करने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कॉल के पॉइंट्स बताता हूँ। देखो, अगर आप एनुअल बेसिस पे देखोगे, ये तो हमने क्वार्टरली देखा, ठीक है, मार्च का। अगर आप एनुअल देखोगे मार्च 24 में, तो यहाँ पे अदर इनकम कितनी आ रही है? लगभग 5355 करोड़। और ये हर बार देखो स्टेबल नहीं है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी कम है। क्यों? क्योंकि कभी टैक्स का रिफंड आ रहा है,
कभी कस्टमर से पैसा रिकवर कर रहे हैं, ठीक है? कभी कोई और चीज़ का पैसा आ रहा है। तो नेट-नेट मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी हैगी कि हम अगली बार भी मतलब जो एफआई 25 जो साल हमारा चल रहा है, लगभग 6000 करोड़ रुपए रिकवर करेंगे। ऐसे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में आप सुन सकते हो। अगर अदर इनकम 6000 करोड़ की हुई, इन्होंने रिकवरी इतनी करी व्हिच इज़ विल बी वेरी गुड फॉर द बैंक क्योंकि वो इनको प्रॉफिटेबल बनाएगा पहली चीज़, ठीक है? और मैं पहले से ही क्यों बोल रहा हूँ प्रॉफिटेबल बनाएगा क्योंकि मैनेजमेंट भी पहले से बोल रहा है कि 6000 करोड़ यहाँ पे आ जाएँगे, तो अगर ये नेगेटिव भी रहेगा ठीक है, उसके बाद उसको माइनस-वाइनस करने के बाद में 6000 करोड़ तो यहाँ प्रॉफिटेबल आ जाएगा बैंक ठीक-ठाक तरीके से। दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है देखो, यहाँ पर बैंक को रेवेन्यू अपना बढ़ाना होगा। अब बैंक अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगा? बैंक को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपनी कासा बुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट पैसा लाओ और ताकि ज़्यादा पैसा आप बाहर मार्केट में दे पाओ। क्यों मार्केट में पैसा लाने की ज़रूरत है? क्योंकि इनका डेट टू इक्विटी ऑलरेडी 7.42 का है। मार्केट से अगर ये और पैसा उठाएँगे तो इनकी डेट टू इक्विटी हो सकता है 8 हो जाए और बैलेंस शीट मतलब 9 तक भी चला जाए, जो कि जाना ठीक नहीं है। आरबीआई बहुत खींच के रखता है इन लोगों को, बहुत मतलब कि स्ट्रिंजेंट है आरबीआई इन लोगों के ऊपर। तो नेट-नेट समझने वाली चीज़ ये है, रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, चार्जेस वगैरह को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला भी है, इनका फोकस यही है, अपने चार्जेस को इम्प्रूव करना, अपने इंटरेस्ट अकाउंट्स को इम्प्रूव करना ताकि ज़्यादा पैसा कमा पाएँ और ये जो इंटरेस्ट जो ये बाहर दे रहे हैं, खर्चा जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोर्स ऑफ फंड्स को इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो इन्होंने कोई लोन उठाया मार्केट से, बहुत बड़ा लोन उठा रखा है और बहुत ज़्यादा ब्याज पे उठा रखा है, तो बैंक उसको क्लोज़ करेगा और मार्केट से सस्ता पैसा उठाएगा, प्लस अपने कस्टमर से भी पैसा लेगा, भई अकाउंट में ज़्यादा पैसा रखो, ज़्यादा ब्रांचेज़ ओपन करो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को लेकर के आओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले और एक्सपेंसेस को बैंक कोशिश करेगा कि स्टेबल रहें या फिर बढ़े भी तो थोड़े से एक रेशियो के अंदर बढ़े ताकि इनकी फाइनेंसिंग प्रॉफिट बढ़ सके। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जैसे मैंने आपको आरओए बताया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओए डायरेक्टली इसके ऊपर कैलकुलेट होता है कि इतना पैसा खर्च करके बैंक ने कितना प्रॉफिट कमाया और वो बहुत कम है। आप देख सकते हो 0.36 है। इनकी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली 0.5 है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक-ठाक है। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है कॉस्ट टू इनकम। कॉस्ट टू इनकम समझना इसलिए ज़रूरी है कि बैंक कितना खर्चा कर रहा है और कितना पैसा कमा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉस्ट टू इनकम को 72% इनकी कॉस्ट टू इनकम पिछले साल थी 72.6% की, इस बार 74.4% की हो गई है। कॉस्ट टू इनकम इनकी बढ़ गई है जबकि कम होनी चाहिए क्योंकि जब बैंक इंप्रूव होगा तो उसके खर्चे कम होने चाहिए ना। आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, आप ब्रांचेज़ अगर खोल रखे हो, तो ब्रांचेज़ के अंदर क्या होगा? आपको और कस्टमर्स मिलेंगे, आप और पैसा कमाओगे लेकिन ब्रांचेज़ वहाँ पे हो सकता है अच्छा नहीं परफॉर्म कर रही हैं। हो सकता है एम्प्लॉयी कॉस्ट बढ़ गई हो सकता है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया हो और नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हो सकता है कम है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई है। तो यहाँ पे आपको समझाने वाली बात ये है कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है, ये एक नेगेटिव चीज़ है, इसीलिए भी मार्केट ने स्टॉक को गिरा दिया हैगा। बात करते हैं इनके एनपीए की, एनपीए जो है बहुत अच्छा हैगा मतलब यहाँ पे 15% का था। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो पैसा जो मार्केट से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, कस्टमर ने नहीं पे किया। पहले 15% तक गया था वो नंबर, अब 1.7% पे आ गया है। नेट एनपीए जो बिल्कुल आपने माइनस कर दिया है बुक्स में से, वो 5% से घट के 0.6 पे आ गया है। तो क्या ये अच्छा है? ये बहुत अच्छा है, एनपीए हमेशा कम रहने चाहिए। वो पैसा जो मार्केट से नहीं रिकवर कर पा रहे हो, वो हमेशा कम होना चाहिए। तो क्या आगे ये इम्प्रूव होगा? मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि ये नंबर 1.7 आपको इस क्वार्टर में दिख रहा है, अगले क्वार्टर में 2% तक नज़र आएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इन्होंने कॉर्पोरेट लोन दिया था, रोड की कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए। यहाँ पे आप कहीं अगर सर्च करोगे, इनकी प्रेज़ेंटेशन में सर्च कर लेना। मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में सुना है, उसको सर्च नहीं किया यहाँ पर। तो वो रोड कंस्ट्रक्शन वाला जो पैसा हैगा, वो हो सकता है रिकवर पूरा तरीके से ना हो, कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आ जाए, तो बैंक उसको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इनकी जो गाइडेंस है एनपीए की वो 2% के आसपास की है, प्लस जो ये अदर इनकम कमाएँगे वो 6000 करोड़ के आसपास की है। जो आरओए है बैंक का जो 0.36 दिख रहा है, 0.5 है, बैंक कोशिश करेगा उसको 0.6, 0.7 तक लेकर के जाए और आने वाले साल में 1% तक लेकर के जाए। प्लस आरओई ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होगा, अगर आपका आरओए इम्प्रूव होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी आरओई भी बढ़ेगी, लेकिन वो सब लॉन्ग टर्म के प्रोसीजर हैं, धीरे-धीरे करके होंगे। अब बात करते हैं कि इतनी कहानी हमने कर ली, तो क्या ये बैंक का स्टॉक यहाँ पे वैल्यूएशन किस तरीके की है स्टॉक के एंगल से? तो देखो अगर आप स्टॉक के एंगल से देखो, तो यहाँ पे जो स्टॉक का भाव है लगभग ₹26 है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो 13.80 पैसे की है। अब ₹13.80 का स्टॉक ऑलरेडी ₹26 मतलब कि प्राइस टू बुक 2 पे आ चुका है, ठीक है? 1.89 आप 2 मान लो इसको। अब जब 2x पे जब आ रखा हैगा स्टॉक का प्राइस, तो ये ऑलरेडी स्टॉक जो है प्राइस्ड इन है, मार्केट ने इसको पहले ही चला दिया। पहले ही चला देने का मतलब ये है कि स्टॉक जो है नीचे की तरफ था, बाज़ार वेट कर रहा था कि इसकी बुक्स इंप्रूव होंगी और बुक्स इंप्रूव हो भी गई हैं। ऐसी बात नहीं कि बुक्स इंप्रूव नहीं हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट ने पहले ही चला दिया। लोगों ने पहले ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा खरीदारी कर ली और रिटेलर्स ने बहुत बाइंग करा। कई रिटेलर्स ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि ₹13 का स्टॉक है, खरीद लो और आगे जाकर के मल्टीबैगर बन जाएगा। देखो ऐसा नहीं होता, ये एक बैंकिंग स्टॉक है। बैंकिंग स्टॉक चलता है प्राइस टू बुक पे। जैसे ही देखो 2.4 2 इसने क्रॉस किया, 2 इसने क्रॉस कैसे किया? एकदम से एक रैली आई, 1-2 दिन की, 3 दिन में रैली आई और
क्रॉस किया और फट, 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 फट स्टॉक नीचे आ गया। नीचे क्यों आया? क्योंकि ओवर वैल्यूड हो गया था। प्राइस टू बुक अगर 2 को पार कर रहा है तो मार्केट के लिए रिस्क है, क्योंकि बैलेंस शीट में जितना पैसा है आप उससे ज़्यादा तो स्टॉक के भाव में अगर आपने कर लिया, कल को कोई प्रॉब्लम हो गई अगर, तो पहले कस्टमर का पैसा मिलेगा या शेयर होल्डर का मिलेगा? पहले ये समझो। पहले कस्टमर को मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बैंक पे पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस ज़्यादा हो चुका है, प्लस कस्टमर को देने के लिए पैसा इम्पोर्टेंट है और उतना ही पैसा है इनके पास। नेट-नेट समझने वाली चीज़ ये है, अगर किसी ने ये स्टॉक का प्राइस, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली बैंक बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा चला रहा है। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक अपनी जगह बिल्कुल सही चल रहा है, जिस हिसाब से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में पैसा बनाना तो वैल्यूएशन से बनेगा पैसा, आपने किस भाव पे खरीदा है। जिसने भी इस प्राइस टू बुक के पास खरीदा है ना, अगर ₹13 ₹14 के आसपास, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टॉक को होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, एटलीस्ट 5 साल 10 साल के लिए होल्ड कर लोगे, आपके लिए मल्टीबैगर बन सकता हैगा। लेकिन जिन्होंने भी ये ₹26 पे लिया हैगा और ऊपर लिया है, तो देखो आपको भी लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है मार्केट वेट करेगा इसको साइडवेज ले जा करके कि हाँ भाई बुक्स में इंप्रूवमेंट आए, और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आगे जाके जब रेट कट होंगे तो डेफिनिटली स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आएगा, एक फ्रेंजी आएगी मार्केट के अंदर, रिटेलर और खरीदेगा इसको। लेकिन मुझे नहीं लगता वो सस्टेन होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट खुद कह रहा है 6000 करोड़ यहाँ से आएगा, यहाँ पे कोई इतनी खास इंप्रूवमेंट मुझे लगता नहीं एकदम से हो जाएगी, क्योंकि आप जितना ज्यादा पैसा ब्याज पे दोगे उतना ही पैसा आप कमा पाओगे, चार्जेस वगैरह। ये बैंक है, ऐसा तो नहीं है कस्टमर को एकदम ठग लेंगे और आरबीआई गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर के ज्यादा पैसा कस्टमर से ले लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली होती है, कितना पैसा आप लोन दे सकते हो, कितना पैसा आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली चलेंगी, ऐसे हवा में नहीं होंगी। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने नीचे के भाव में खरीदा हुआ है, दैट इज़ वेरी गुड। आप आराम से इसको होल्ड करो ₹15-16 तक, जिसने यहाँ पे ले रखा हैगा। इस सपोर्ट लेवल तक कोई दिक्कत नहीं है, ₹18 तक। अगर आपने इसके ऊपर लिया है, तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा। नीचे लेकर के आए मार्केट इसको ₹20 तक और नीचे ले आए और फिर वापस से चलाए। अगर बुक्स आगे इंप्रूव होंगी तो स्टॉक चलेगा, और बुक्स इंप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिसने भी खरीदा है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। स्टॉक का पीई बहुत ज़्यादा है, स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, 58 का पीई है। कोई सस्ता स्टॉक नहीं है और रिटर्न ऑन एसेट्स कोई बहुत शानदार नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैनेजमेंट बेकार है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी जो बात होती है देखो वैल्यूएशन की, तो स्टॉक कोई खराब नहीं होता। सारी चीज़ें वैल्यूएशन की बात होती है, आपने किस भाव में उसको लिया हैगा। 58 के पीई पे स्टॉक हैगा और आरओई 3.23% है, बैलेंस शीट 4 लाख करोड़ की है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ रहा है, धीरे-धीरे करके घटेगा, कॉस्ट टू इनकम धीरे-धीरे करके प्रॉफिट बढ़ेगा और धीरे-धीरे करके ही मार्केट में स्टॉक प्राइस चलेगा। एकदम से चमत्कार होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, और हो भी जाएगा तो मुझे लगता है सस्टेन नहीं करेगा। अगर इसने ₹40 ₹50 तक भाव इसने अगर टच भी कर दिया इसको ब्रेक करके, तो डेफिनिटली प्राइस टू बुक अगर यहाँ पे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली प्राइस टू बुक अगर नहीं बढ़ा, ये बुक वैल्यू नहीं बढ़ी, तो स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। तो मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप स्टॉक को बेच दो, नहीं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, 5 साल के लिए आप बने रहो, 5 साल से कम वाले बंदे इसमें बिल्कुल एंटर ना हो। किसी को लगता है मैं 1 साल 2 साल में पैसा बना लूँ, बिल्कुल एंटर मत होना। इससे बेटर बैंक्स है मार्केट के अंदर जो इसको आउट परफॉर्म करेंगे। इससे बेटर एनबीएफसीज़ हैं जो इसको आउट परफॉर्म कर देंगी 2 साल 3 साल के व्यू के हिसाब से, अगर आप स्टॉक को देख रहे हो तो। नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपको वीडियो में कोई और क्वेश्चन हो, आपको स्टॉक से रिगार्डिंग जो मेन पॉइंट्स है मैंने कवर कर दिए सारे के सारे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूँगा। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। बहुत वक़्त लगता है इन चीज़ों को एनालाइज़ करने में, इन चीज़ों को पढ़ने के अंदर। तो अगर आप कमेंट करोगे मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिलता है। मुझे ये महसूस होता है कि हाँ ठीक है, मैंने जो टाइम इन्वेस्ट किया मेरा वक़्त ज़ाया नहीं हुआ। मेरा कंटेंट जो है सही लोगों तक पहुँच रहा है, उनको इससे हेल्प मिल रही है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी ये एनालिसिस पहुँचे उन लोगों तक, उन लोगों को समझ आए, कोई स्टॉक के अंदर ऊपर के भाव में ना फँसे। तो इसीलिए वीडियो को आप लोग शेयर करें। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगी। अगर आप कोई अच्छी कंपनी देख रहे हो, तो इन वीडियोज़ में आपको कॉन्फ्रेंस कॉल मिलेगी, लॉन्ग टर्म का व्यू मिलेगा। कोई स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, आप ज़रूर चेक करना। आपको अगले 6 महीने, साल भर का व्यू हम उसके अंदर शेयर करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।